बिहार की पटना पुलिस एक नाबालिग लड़की के रेप के मामले को किस तरीके से मजाक बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश करती है, बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि तमाम छोटे थानों से लेकर बड़े एसआईटी बनाई गई जिसमें बड़े बड़े अफसर सितारे लगाकर ऑन कैमरा आते हैं और कहते हैं कि हम बिहार पुलिस तो बेहतरीन जांच कर रही है, लेकिन 10 दिन के भीतर दोनों एजेंसियों से जांच छीनकर सीआईडी को सौंप दिया गया है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिसमें बिहार के सबसे अच्छे अफसर, दिमागदार अफसर जो केस को सुलझाना जानते हैं, उन अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पटना नीट रेप केस मामले को फटाफट सुलझाइए, क्योंकि पिछले 10 दिनों के अंदर बिहार पुलिस की भद पिट चुकी है। उन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है। छोटे इंस्पेक्टर से लेकर एसआई से लेकर बड़े बड़े अफसर, एसपी, एसएसपी, एएसपी, हर कोई सिर्फ अपनी सीट गर्म कर रहा है। किसी ने ग्राउंड पर जाकर, धरातल पर जाकर कोशिश अब तक नहीं की है इस केस को सुलझाने की। और ये जो पूरी वाकया हम आपको बता रहे हैं, ये जो पटना के डीजीपी, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन तक भी बात पहुंची है कि उनके जो नीचे काम करने वाले जो अफसर हैं वो कितने नाकारा हैं, क्योंकि उनसे एक नाबालिग लड़की का रेप और हत्या का मामला अब तक नहीं सुलझ पा रहा है। कहां तो उन्हें जांच करनी चाहिए थी पटना में, कहां तो जांच की दिशा गाड़ी घुमा रहे जहानाबाद में, और एक तरीके से इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई। बिहार पुलिस नहीं चाहती थी, खास तौर पर पटना पुलिस नहीं चाहती थी कि उन बड़े चेहरों के नाम या चेहरा किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचे, लेकिन हमारी भी एक जिद थी कि बिहार पुलिस को आईना जरूर दिखाना है। और हर रोज जब से नीट रेप केस का जब मामला आया है, हमने पहले दिन से उस मामले को फॉलो किया, आपको बताया और बताया कि किसे सस्पेंड करना चाहिए। पिछले शनिवार को देर रात अचानक से बिहार पुलिस की नींद जागती है। उन्हें लगता है कि जो निचले अफसर जो काम कर रहे हैं उन्हें सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि मामला गर्म हो चुका है। एसआई रोशनी सिंह को सस्पेंड कर दिया जाता है। हेमंत झा, एक और जो इंस्पेक्टर हैं, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया जाता है। और जो पर्दे की पीछे की वो कहानी, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े होंगे कि क्यों अचानक से बिहार पुलिस नींद से जागती है छुट्टी के दिन में और उन्हें लगता है कि छोटे मोटे अफसरों को सस्पेंड कर कर हम अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, क्योंकि तो बड़े बाबू हैं। बाबू लोग तो थोड़ी अपनी सस्पेंड या इस्तीफा देते हैं, वो तो छोटे अफसरों पर गाज गिरा देते हैं, कहते हैं कि उनसे जांच ठीक से नहीं हुई। लेकिन कप्तान तो आप हैं, शहर आप संभाल रहे हैं, लेकिन शहर संभालते संभालते आप ये भूल जाते हैं कि आप एक नौकरी कर रहे हैं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी नौकर हैं, लेकिन आपका जो व्यवहार है वो किसी राजशाही परिवार से कम नहीं लगता। आप लगता है कि आप राजा हैं, आप जो चाहें जिसे चाहें उसे बोल सकते हैं। और इसलिए हमें लगा कि बिहार पुलिस को आईना दिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर जांच इतनी बेहतरीन चल रही होती तो 10 दिन के भीतर 3-3 एजेंसियां नहीं लग जाती। और अब तक ये मामला जहां था वहीं पर पड़ा हुआ है। कोई नई अपडेट नहीं है सिवाय इसके, क्योंकि अस्पताल से अचानक से एक ऐसी रिपोर्ट आती है जिसके बाद बिहार पुलिस में अफरा तफरी मचने शुरू हो जाता है। हेडक्वार्टर में अफसर यहां से वहां भागना शुरू कर देते हैं। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, चलिए जानते हैं तफसील से। तो बिहार पुलिस के सिपाहियों ने जब गलती की तो जांच सौंपी गई एसआईटी को। एक नई टीम बनाकर, एक अच्छी स्पेशल टीम बनाकर जांच सौंपी गई और उस टीम ने गाड़ी घुमा दी जहानाबाद। लेकिन जैसे ही फॉरेंसिक टीम ने एक रिपोर्ट दिखाई और कहा कि लड़की के कपड़ों पर स्पर्म मिले हैं, फौरन एसआईटी की टीम जहानाबाद से आती है। उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या किया जाए, और एकाएक 11 लोगों के सैंपल्स इकट्ठा कर लिए जाते हैं। ये वही एसआईटी की टीम है जिस पे लोगों ने भरोसा दिखाया था, एक ऐसा विश्वास दिखाया था। सबको ये लग रहा था कि अब जो काम बिहार पुलिस है नहीं कर पाई थी वो स्पेशल टीम करेगी और उस लड़की को न्याय दिलाएगी जो नाबालिग है। कई जगह पर बताया गया कि वो 18 साल की है, लेकिन अब इस केस में ये भी पुख्ता हो गया है कि जो उनके पिता हैं, जो परिवार वाले हैं लड़की के, उन्होंने ये एक डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया है जिसके तहत लड़की की उम्र 17 साल है। और स्पर्म मिलने के बाद, जो कपड़ों पर स्पर्म मिले और जो उसके प्राइवेट पार्ट में जख्म थे, तो ये तो पक्का हो गया कि उसके साथ रेप हुआ है। तो अब जो भी गुनहगार है उन पर पॉक्सो का एक्ट लगाया जाएगा। अब एसआईटी की टीम ने जब 11 लोगों के सैंपल्स लिए, अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। वो नाम तो अभी एसआईटी ने सबके सामने नहीं रखे, पब्लिक नहीं किए, एसआईटी की गलतियां भी आपको बताएंगे। लेकिन जब एक एक करके सबके सैंपल्स लिए गए, सारी कहानी निकाली गई,
तब जाकर एसआईटी को लगा कि शायद वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो गलत दिशा में कर रहे थे। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर आपको पुलिस के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं और एक अस्पताल से ये लोग बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर एक कुछ लड़के आपको जो दिख रहे हैं जिन्होंने ठीक ठाक कपड़े पहने हुए हैं। कुछ एक शख्स जो है इसमें काफ़ी बड़ी उम्र का भी दिखाई दे रहा है और लोगों ने अपना चेहरा जो है रुमाल से, मास्क से किसी भी तरीके से ढका हुआ है। ये वही लोग हैं जिनके सैंपल्स को इकट्ठा किया गया है और इन पर शक जताया जा रहा है कि इन्होंने उस लड़की के साथ गलत काम किया, उस लड़की का रेप किया है। और यहाँ पर इन सभी के चेहरों को ढक दिया गया है। एसआईटी ने ना किसी का चेहरा दिखाया, ना किसी का नाम दिखाया और अब तक जिस सीसीटीवी के आधार पर इन लोगों का डीएनए सैंपल्स लिया गया है, इन पर शक किया जा रहा है, वो सीसीटीवी भी एसआईटी की टीम ने अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। किसी भी मीडिया पब्लिकेशन के पास वो सीसीटीवी नहीं भेजा गया है क्योंकि शायद एसआईटी जो है वो अपनी ही जाँच को एक तरीके से आप यूँ समझिए अपनी ही जाँच पर भरोसा नहीं कर पा रही। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, देखिए जो पहला शख्स है जिसका डीएनए सैंपल लिया गया इस केस में, वो क्यों एसआईटी के शक के घेरे में आया, तो पाया यह गया कि जब सीसीटीवी चेक किए गए सारी जगह की हर टाइमिंग के हिसाब से, तो जब लड़की बेसुध मिलती है और जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है, वो जो टाइम फ्रेम था, जो टाइम फ्रेम एक एसआईटी ने कलेक्ट किया, उस टाइम फ्रेम में वो जो शख्स है, वो जो लड़का है, वो हॉस्टल के आसपास देखा गया था और सीसीटीवी में बाकायदा वो चीज़ उसकी दिखती है, वहाँ पर उसकी प्रेजेंट दिखती है। और इसके अलावा जब हॉस्टल के कर्मचारियों से पूछा गया कि क्या आप इसे जानते हैं, ये लड़का हॉस्टल के आसपास ही घूम रहा है क्या नहीं है, तो उसमें भी उसका जो लोगो हैं उन्होंने बताया कि हाँ हम इसे जानते हैं, ये अक्सर हॉस्टल में आता रहता है और इसी शक पर पहला वो जो लड़का है उसका डीएनए लिया गया। दूसरा क्या है, अब जिस वक्त घटना हुई थी उस वक्त जो दूसरा लड़का है उसकी हॉस्टल में एंट्री पाई गई है और जब लड़की संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध परिस्थिति में मिलती है तब ये देखा गया कि वो जो लड़का है उसका टाइमिंग मैच कर रहा है, वो उस वक्त जो है हॉस्टल के अंदर एंटर हुआ था। जब एसआईटी ने पूरी जांच की, सारे सीसीटीवी देखे, तो उन्होंने देखा कि उस लड़की की मूवमेंट हो रही है और लड़की का जो फ्लोर था, जिस फ्लोर पर जो हमने आपको गलियारा दिखाया था, जिस फ्लोर पर जिस कमरे में वो लड़की मौजूद थी, उसी फ्लोर के गलियारे में उस लड़के का मूवमेंट देखा गया और इसीलिए एसआईटी को लगा कि इस लड़के का भी डीएनए लेना ज़रूरी है, इसके सैंपल्स भी कलेक्ट करना ज़रूरी है, हो सकता है यही रेपिस्ट हो। सारी थ्योरी आप यूँ देखिए, सारी चीज़ एसआईटी की सिर्फ हो सकता पर ही डिपेंड करी क्योंकि उन्होंने कोई भी चीज़ सार्वजनिक नहीं की, कोई भी चीज़ बताई नहीं है। अब तीसरे फेज़ की बात करें, यानी तीसरा जो कैरेक्टर है जिसका सैंपल लिया गया है, वो दरअसल बताया जा रहा है कि हॉस्टल का जो स्टाफ है उसके साथ काफ़ी करीबी उसके संबंध थे, यानी कि आप वो हॉस्टल के कोई भी कर्मचारी हो सकते हैं, जो संचालक थे मनीष उसके साथ भी हो सकता है, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा उनके करीबी संबंध थे। वो बिना हॉस्टल में किसी रोक टोक के घुस जाता था, वो किसी भी कमरे में जा सकता था, कहीं पर भी उसकी उपस्थिति हो सकती थी और इसीलिए उस शख्स का भी डीएनए सैंपल लिया गया है। अब आते हैं चौथे नाम पर, यानी कि जो चौथा चेहरा है वो जो लड़का है उसको भी रात को हॉस्टल के पास देखा गया है और सीसीटीवी के आधार पर उसको भी पुलिस ने उसका भी सैंपल लिया, उसकी जो लोकेशन देखी गई मोबाइल से वो भी हॉस्टल के आसपास पाई गई। अब आते हैं पांचवें पर, जो पांचवा शख्स है वो माना जा रहा है कि हॉस्टल का जो संचालक यानी कि जो मनीष हैं, जिस पर पहले कई तरीके की चीज़ें आ रही थी, आरोप भी लग रहे थे, तो ये माना गया कि वो उसके संपर्क में है और सीसीटीवी में ये शख्स भी पाया गया है हॉस्टल के पास, यहाँ तक कि हॉस्टल के अंदर आने की और जाने की इसकी एंट्री एग्जिट भी है जो उस छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों से मैच करते, यानी जब लड़की हॉस्टल में आई तब ये शख्स भी हॉस्टल में आया और लड़की जब बेसुध हालत में मिलती है, जब चीज़ें हो जाती हैं, तब ये हॉस्टल से एग्जिट करता है। तो इसी आधार पर इस लड़के के भी डीएनए सैंपल्स लिए गए। अब आते हैं छठे नंबर पर, यानी कि जिस शख्स पर, एक और शख्स पर जो एसआईटी को शक है कि ये भी रेपिस्ट हो सकता है, तो इसका लिया गया है क्योंकि हॉस्टल के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर ये लड़का अक्सर देखा जाता था, कई गवाहों ने इसकी पहचान की और कई बार ये देखा गया कि हॉस्टल में इसको एंट्री भी मिली है और इसी आधार पर एसआईटी ने शक किया और इसको भी पकड़ा और इसका भी डीएनए सैंपल लिया। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो अभी तक एसआईटी ने जो चीज़ें बताई वो इसी आधार पर हैं कि उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि हॉस्टल के आसपास कोई है, हॉस्टल के अंदर कोई है, उस फ्लोर पर कोई है। ये सारी चीज़ों के तहत इन लड़कों के सैंपल्स लिए गए और अब इनका मिलान किया जाएगा और इसी के बाद चीज़ें खुलकर सामने आ पाएंगी। लेकिन एसआईटी के बारे में बात करें उससे पहले ये जो 6 नाम आपने जाने, उसके अलावा 5 लोगों के सैंपल्स और लिए गए हैं और वो 5 लोग कोई और नहीं, उस लड़की के घर वाले हैं। उस लड़की के घर वालों के भी डीएनए सैंपल्स इकट्ठा किए गए हैं। पहले सबको शक लगा कि क्या घर से कोई मौजूद है, लेकिन जब
कहानी खुलकर सामने आई, पूछा गया तो पता लगा एक फैमिली रेफरेंस प्रोफाइल होती है, उसको बनाने के लिए घर वालों के सैंपल्स लिए गए हैं। सबसे पहले लड़की की माँ का सैंपल लिया गया डीएनए, ताकि पुख्ता हो सके, कोई कंफ्यूजन ना रहे कि जो लड़की है जिसके कपड़ों पर स्पर्म मिला, जिसके साथ रेप किया गया है, वो उन्हीं की बेटी है। अगला पिता का लिया गया, ये भी इसलिए लिया गया है क्योंकि जेनेटिक प्रोफाइल को कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से बिहार पुलिस पर कई तरीके के आरोप लगे, पटना पुलिस को घेरा गया, एसआईटी पर भी बहुत सारे दबाव बने और इसीलिए एसआईटी इस बार कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से कल को फिर से उन पे आरोप लगे, इसीलिए उन्होंने माँ और पिता दोनों के सैंपल्स ले लिए। भाई के भी सैंपल, यानी लड़की का जो भाई है उसका भी डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया, ताकि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोफाइल बनाई जाए, वो मजबूत हो सके कि माँ का भी है, पिता का भी और भाई का भी, और तीनों का उस लड़की के साथ संबंध है, तीनों मैच कर रहे हैं और वो लड़की उन्हीं के घर की है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो एसआईटी है वो एक पीढ़ी पीछे भी जा रही है। दरअसल लड़की के ननिहाल से उसके जो मामा है, मामा नंबर 1 और मामा नंबर 2, दोनों के डीएनए सैंपल्स लिए गए, ताकि जो मम्मी का पक्ष है उसके जो जेनेटिक लाइन है वो भी कंफर्म हो पाए और एक पूरी जो सीरीज़ है जिसके थ्रू ये साबित हो पाए कि लड़की इस फैमिली से बिलोंग करती है, ये सारे उसके संबंधी है, सगे संबंधी है। तो एक जब भी कभी आगे कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन उठा सके कि क्या आपने इनका सैंपल लिया था, क्या आपने भाई का सैंपल लिया था, कहीं से भी कोई चूक ना हो, जब अदालत में मामला जाए तो कोर्ट में या जो जज हैं वो ऐसे कोई भी सवाल ना उठा पाए। ये तो हो गई एसआईटी की अब तक की बात कि एसआईटी ने किस तरीके से काम किया है। लेकिन एसआईटी ने ये जो काम किया है इसे करने में बहुत देर कर दी, क्योंकि जब एसआईटी को जांच सौंपी गई थी, अगर वो उस वक्त उतनी ही तत्परता से जैसे अभी इन्होंने सैंपल्स इकट्ठा किए या उस वक्त तभी उस तरह से सीसीटीवी देखती, सारी चीज़ें देखती, तो अभी तक बहुत सारी कहानी सामने होती। जो एसआईटी करीब 23-24 तारीख को दम भरती और बोलती है कि हम 26 जनवरी तक सारी कहानी सर आपको एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, वो अपने सीनियर अफसर को, अपने बॉस को एक रिपोर्ट भेजते हैं और कहते हैं हमने केस का पता लगा लिया, अब 26 जनवरी को हम बता देंगे दुनिया को कि सच्चाई क्या है। लेकिन सोचिए 26 जनवरी को ही एक ऐसी रिपोर्ट आती है जो उनके हाथ पांव फुला देती है और उन्हें समझ नहीं आता कि अब करें तो करें क्या, जिसके अगले दिन वो फटाफट सैंपल्स लेना इकट्ठा करते हैं। अब इतनी एसआईटी ने जो सारी चीज़ें कहीं, जो कहानी गढ़ी या जो भी चीज़ें हुई, उसमें आप देखिए पहली गलती भी अगर बात करें तो एसआईटी ने जो काम किया वो बहुत ही स्लो किया। जिस तरह से बिहार पुलिस ने गलती की थी, आप 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद आप जाते हो सीडीआर लेने, ठीक उसी तरीके से जब एसआईटी को जांच सौंपी गई तो वो जिस पॉइंट पर छोड़ी गई थी वहाँ से वो सारी सीरीज़ को बनाते, सारे जो क्रोनोलॉजी था उसको जोड़ते और उसके आधार पर फटाफट जांच करते। आप सोचिए जो संचालक है उस तक पहुँचने में, उससे बातचीत करने पे, उसको इन्वेस्टिगेट करने पे एसआईटी ने वक्त लगा दिया। इतनी धीमी, इतनी स्लो स्पीड में एसआईटी ने काम किया कि जो पूरा केस है वो सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया, उसके अंदर फैक्ट जैसा कोई भी चीज़ नहीं रह गई। जिसको जो मना रहा है, गाँव वाले कुछ बोल रहे हैं, पुलिस वाले अपनी थ्योरी निकाल रहे हैं कि लड़की ने नींद की गोली खाई। सोचिए जो रोशनी कुमारी थी, जो थाना प्रभारी थी, वो पहली नज़र में बोल देती है कि लड़की ने नींद की गोली खाई, ये तो उसने खुद ही मौत को गले लगाया है। लेकिन एसआईटी की ये जो पूरी कहानी है अब उस पर ही भारी पड़ रही है क्योंकि उन्होंने इतनी स्लो इन्वेस्टिगेशन की। इसके अलावा आपको याद होगा शुरुआत में दीपक ने भी कहा, मैंने भी आपसे कहा कि जो जांच थी वो जहानाबाद की तरफ ट्रांसफ़र कर दी गई, जबकि जो पूरा मामला था जहां पर लड़की की जो स्थिति थी वो ख़राब थी, वो किस जगह पर थी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में थी, उस कमरे के अंदर थी। और उस कमरे की जांच क्या एसआईटी ने की? उस कमरे में एसआईटी को क्या मिले? शुरुआत में आया था कि एक डायरी मिली है, व्हाट्सएप चैट मिले हैं जो कुछ डिलीट हैं, लेकिन अभी तक उसका जिक्र एसआईटी ने कहीं पर भी नहीं किया है, कोई भी चीज़ या कोई भी क्लू किसी को नहीं बताई है। अब एसआईटी ने जो जाँच की उसमें शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर उन्होंने नरमी बरती है, यानी कि उनके संचालक से किसी तरीके से अकड़ नहीं दिखाई गई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उनके स्टाफ को बहुत ही अच्छे से रखा गया, जैसे बहुत सम्मानजनक लोग हैं वो लोग। लेकिन वहीं पर उसके इतर जहानाबाद जाकर उसके माँ बाप के साथ गलत बिहेवियर किया गया, उनके परिवार पर शक किया गया, यहाँ तक कि जो मामा का जो बेटा है उस पर शक किया गया, जिस पर पिता को बोलना पड़ा कि वो अपने भाई से बात करती थी, वो उसके मामा का बेटा है, उसका कज़न लगता है, और अगर मेरी बच्ची अपने भाई से बात करती है तो इसमें गलत क्या है। सोचिए एक पिता को ये सफाई देनी पड़ी थी एक मीडिया चैनल को। अब ऐसे में जो एसआईटी है उन पर इस पर भी सवाल बनता है कि जहाँ पर जो चीज़ आपको मिली, जो आपका क्राइम पॉइंट है, जो सेंटर है, वहाँ पर कोई जांच नहीं है, लेकिन उससे करीब कितने किलोमीटर दूर जाकर आप उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, करनी चाहिए। लेकिन जिस जगह पर वो इंसिडेंट हुआ वहाँ पर क्या आपने कोई जांच की या क्या किसी से ऐसी कोई पूछताछ की? अब सबसे अहम पॉइंट, जो गलती बिहार पुलिस ने की थी वही गलती दोहरा दी है
एसआईटी ने। उससे पहले देखिए, एम्स के से जब पूछा गया कि मेडिकल रिपोर्ट जो आ रही है वो आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब हमने पहला पोस्टमार्टम हुआ था वो तो जल्दी आ गया था, पता लग गया था ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, अब एम्स से रिपोर्ट आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। और जब एम्स से इस बारे में पता किया गया तो उन्होंने बोला कि देखिए, एसआईटी ने जो सारी डॉक्यूमेंट्स थे, जब पहला पोस्टमार्टम हुआ वहाँ पर जो वीडियोग्राफी की गई, जो फॉरेंसिक चीज़ें थी, जो बाकी रिपोर्ट थी, उसके जो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे वो हमें सारे एक साथ मुहैया नहीं कराए, टुकड़ों टुकड़ों में हमें डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। जब हम कुछ मांगते हैं तो बोलते हैं अरे अच्छा ठीक है, हम ये वाला भी आपको भेजते हैं। जैसे कई सारे लोगों के साथ होता होगा, धीरे धीरे एक एक करके कोई डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से एसआईटी ने यहाँ रवैया अपनाया, जबकि इस वक्त एसआईटी को सारी चीज़ें एक साथ एम्स को सौंपनी चाहिए थी और जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगनी चाहिए थी। अब एक और गलती आपको एसआईटी की सुननी पड़ेगी, जिसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि कैसे बच्चों जैसी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सोचिए, जिस तरह से बिहार पुलिस के अधिकारी थे जिन्होंने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बड़े खुलासे करते हैं और बहुत ही अच्छे से कहते हैं कि देखिए, लड़की के साथ ऐसा कुछ रेप जैसा नहीं है और लड़की की जो मौत हुई है वो नींद की गोली खाने से, कुछ दवाइयाँ खाने से हुई हैं, उसने एक्सेस मात्रा में ले ली हैं जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। यही गलती ठीक किसने की है? एसआईटी ने। एसआईटी ने बोल दिया कि 26 जनवरी को हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। हमने एक वीडियो भी बनाया था और उसमें कहा था कि एसआईटी इस जांच को गलत तरह से मोड़ रही है और आने वाले वक्त में केस पलट देगी, शायद किसी को बचाया जा रहा है। होने भी यही वाला था अगर एफएसएल की वो रिपोर्ट नहीं आती। एफएसएल के उन लोगों को सलाम जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया और सच को सामने लाने में हमारी मदद की। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं थी, लेकिन जो एसआईटी की टीम है उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए, कहानी अलग मुड़ सकती है, वो जो फैमिली है उस पर भी शक जा रहा है और हम 26 तारीख तक सारी कहानी साफ कर देंगे। यहाँ पर जिस तरह से बिहार पुलिस ने जो काम किया, ठीक एसआईटी ने किया और एसआईटी की थू-थू इसी वजह से हुई कि आपने ये चेक भी नहीं किया। जब आपसे कहा गया कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में सूजन थी, लालपन था, उसे नोचा गया है, उसके गले पर, ब्रेस्ट पर बहुत इस तरह से मार्क है और वहाँ पर आपने कोई भी जांच पड़ताल नहीं की, लेकिन आप जाकर सीधे तौर पर उसके परिवार से पूछताछ करें, ये गलती भी एसआईटी पर भारी पड़ गई। अब आगे आप समझिए किस तरीके से एसआईटी पर उन्हीं की गलतियां भारी पड़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जांच जो है वो बड़ी एजेंसियां करने वाली हैं और जिस तरह से बिहार पुलिस की जो गलती उन पर भारी पड़ी, ठीक उसी तरीके से एसआईटी के लोग भी अब इसी दलदल में फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो अफसर थे ये इन्हें जी हजूरी करने की आदत थी। इंग्लिश में कहते हैं, थोड़ी सी चुभ सकती है बिहार पुलिस को ये बात, बूट लिकिंग, मतलब तलवे चाटना अपने बड़े बड़े अफसरों के। एम्स की रिपोर्ट, एम्स वाले जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भैया रुक जाइए, इतनी जल्दी रिपोर्ट बनने में टाइम लगता है, अरे नहीं नहीं हमें दीजिए, हमें अपने माई बाप को जाके बताना है। ये अफसर बिना इंतजार किए डीजीपी साहब को जाके कहते कि तुरंत ही उन्होंने जाकर रिपोर्ट पेश कर दी कि सर हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जल्दी सुलझा लेंगे। अब डीजीपी साहब भी क्या करें, जब उनके नीचे काम करने वाले जो लड़के हैं वो नाकारा निकल जाए तो गलती डीजीपी साहब की भी नहीं है, लेकिन टाइट करके रखना चाहिए था। अब दरअसल एसआईटी से दूसरी जो नाकामी है, 10 दिन हो चुके हैं। इनका सबसे पहला काम था क्राइम सीन, असल में था तो था कहां पर, ये अब तक पता ही नहीं लगा पा रहे हैं। दरअसल रेप कहां हुआ, कैसे हुआ और क्या असली वजह थी, कोई जानकारी नहीं है। जिस तरीके से जो कहा गया कि दवाई खा लिया गया, हम बात करेंगे उस ड्रग्स के बारे में कि जिसे कहा गया वो बेहोश हो गई, बल्कि वो ड्रग्स अब्यूज का मामला था। क्या उस एंगल से जांच करने की कोशिश की गई? ना, नींद की टैबलेट खाई और बेहोश हो गई, पहली गलती। दूसरी चीज कि रेप हुआ तो हुआ कहाँ, क्योंकि 3 दिन तक जो रोशनी कुमारी है, जो रोशनी सिंह है एसआई, वो तो गई नहीं थी। अब उसके बाद पहुंचना तो पोछा लगाकर, पेंट पुंट लगाकर हर चीज तो साफ सुथरी कर दी गई। अब ऐसे में जब फॉरेंसिक में रिपोर्ट में आती है कि उसके अंडरगारमेंट्स में स्पर्म्स मिला है, तो कहने का मतलब ये कि क्या रेप हॉस्टल के अंदर हुआ है, क्योंकि बिहार पुलिस के मुताबिक तो जहानाबाद में रेप हुआ था, फिर वो जहानाबाद से 2 घंटा सफर करके आए, हॉस्टल में रुकी, पहले बिहार पुलिस इस तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी। तो इतना लंबा सफर करके आने के बाद भी अगर हॉस्टल में वो इंतजार करती है लड़की, तो क्या अभी भी उसके कपड़ों में स्पर्म मिल सकता था? ये तो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, आप समझ रहे हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है हाल ही में कहीं मिला होगा। उसके बाद क्या हॉस्टल के अंदर हुआ? बिहार पुलिस कह रही थी कि अरे देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा है, हमें तो पल पल की जानकारी है, अगर वो सांस भी लेती तो हमें पता लग जाता है कि उस हॉस्टल के अंदर क्या हुआ। अब ऐसे में अगर मान लीजिए हॉस्टल के अंदर नहीं हुआ, तो एक थ्योरी ये भी है कि क्या जब उसे एम्बुलेंस से लेकर जाया जा रहा था अस्पताल, उस वक्त उसके साथ गलत हरकत की गई, या हॉस्पिटल के अंदर
कुछ ऐसी अनहोनी हुई है कि हॉस्टल की बात तो सब कुछ ठीक था, बेहोश हो गई, और हॉस्टल से निकलकर जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो दो रास्ते हैं, एम्बुलेंस के जरिए या जिस गाड़ी में हो गई, या फिर अस्पताल के अंदर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। ये जो मैंने आपको 3 या 4 पॉइंट बताए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया कि देखिए उसके अंडरगारमेंट्स में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो सिर्फ ताजी है, मतलब हाल ही में हुई सारी चीजें हैं। तो ऐसे में जब हमने आपको शुरुआत में, आपको याद होगा, हमने कहा था कि वो रोती है और अपनी माँ को पकारती है कि माँ मुझे कुछ बताना है आपको, तो डाउट अब इस पर भी जा रहा है जो एसआईटी जांच कर पड़ताल कर रही थी। इसके पहले हमने आपको एक थ्योरी और बताई थी कि किस तरीके से हॉस्टल के अंदर भी कई जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने भी आके ये बताया था कि देखिए हॉस्टल के अंदर रेप हुआ है। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि एम्बुलेंस या हॉस्पिटल के अंदर शायद कुछ गलत काम किया गया होगा और इस वजह से वो अपनी उसके आंखों से आंसू निकल रहा था और अपनी माँ को कुछ बताना चाह रही थी वो। तो ये भी चौंकाने वाली जो चीजें हैं कि कहाँ तो तीर आप जहानाबाद और हॉस्टल मार रहे थे, पता लगा रेप कहीं और हो गया हो। तो इस पर भी एसआईटी कोई पुख्ता जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाई। अब एसआईटी के अफसर हैं, सीट गर्म ही किया उन्होंने अब तक। जो एसपी एसएसपी हैं वो तो उनसे भी बड़े महारथी ही हैं। हुआ क्या कि इन्होंने जांच पड़ताल शुरू की, जाके लोगों से पूछा कि अरे तुम बताओ कि तुमने क्या पता है, तुम्हें क्या कॉल आया था, दवाई कहाँ से ली। अब जो लोग थे जिन्होंने गवाही दी थी अब वो पलटना शुरू हो चुके हैं। क्या बोला है कि ये बोला गया है कि बिहार पुलिस जबरन दबाव बना रही है कि इस पर्टिकुलर बयान को आप बताओ और बताओ ताकि हम अपने बड़े अफसरों को बता सकें कि जो जांच पड़ताल है वो सही दिशा में जा रही है। तो एक एक करके जो बयान बदलते चले गए, पहले कहा गया था जहानाबाद से दवाई खरीदी गई थी, तो इस पूरे मामले में भी कहीं ना कहीं जो शक की जो सुई है वो बिहार पुलिस की कार्रवाई पर सामने आ गई है कि बिहार पुलिस की पोल खुल चुकी है। एक जांच ढंग से वो नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अभी भी लग रहा है कि किसी दूर सुदूर देहात का एक छोटा मोटा कस्बा होगा, वहां पे वो जो भी कह दे वो सच मान लिया जाएगा। तो बिहार पुलिस और खासतौर पर पटना पुलिस से हमारी दरख्वास्त है कि हमने भी चील की नजर से इस जांच को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपकी एक एक गलतियों को उजागर करने का काम हम करेंगे और बताएंगे पटना पुलिस से कि उनकी खामियां क्या क्या हैं। बयान बदल गया। अब इसके बाद होता क्या है, जब एसआईटी से पूछा गया कि अरे आप हमें सीसीटीवी तो मुहैया करवाइए उस हॉस्टल के आसपास के हो क्या रहा है, नहीं हमारे पास सीसीटीवी है, ये तो जांच की प्रक्रिया है, हम नहीं दिखाएंगे। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं होता तो चोर को डर भी नहीं होता है। उस सीसीटीवी में ऐसा क्या है कि बिहार पुलिस इतना डर रही है मीडिया के साथ साझा करने में उन सीसीटीवी फुटेज को, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आ जाएगा, हम भी देख लेंगे, हम भी समझ लेंगे कि कौन गया कौन नहीं बाहर आ गया। वो जो 6 लड़के हैं वो अगर अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं, हम आपसे दावा करते हैं कि उनके चेहरे नहीं आएंगे, हम भी जरा देख के पता लगा लें और नाम के साथ कि कौन लड़के हैं कि उन्हें लड़कियों के हॉस्टल में जाने का इतना शौक जाग रहा है, आसपास घूमने का शौक जाग रहा है, पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं, उन लड़कों का वहां पर क्या काम। और ऐसे भी पटना पुलिस को उनको छुपाने की इतनी खास जरूरत क्यों पड़ रही है कि अब उन्हें जब डीएनए सैंपल लेने की बात आई है तो पहले तो कह रहे थे कि कैमरे लगे हुए हैं, कोई गलत काम नहीं हुआ, लड़की खुद नहीं गई, लड़के का दरवाजा बंद था। तो अब दरवाजा बंद था तो इन लड़कों से डीएनए सैंपल लेने का क्या तुक है? पटना पुलिस, सवाल है आपसे। दूसरी चीज, जो जांच आप सुन चुके हैं, पंडिता ने जो बताया, जो मैंने आपको बताया, भद पीट चुकी है। आपको भी शर्म आएगी कि बिहार पुलिस, अगर जो लोग बिहार से वो समझ चुके होंगे कि पटना पुलिस का रवैया किस तरीके से है, आप उससे बेहतरीन जांच कर लेते। दूसरी चीज, अब इसी चीज कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो लड़की के पिता हैं उन्होंने जो बिहार पुलिस के सर्वोपरि जो सबसे बड़े अफसर हैं, डीजीपी हैं, जो कर्ता धर्ता हैं बिहार पुलिस के, उन्हें एक लेटर भेजकर कहा है कि सर आप, हमें पता है कि आपके लड़कों से काम तो हो नहीं रहा, हम बस एक आपको एडवाइस कर सकते हैं, क्या आप उस तरीके से जांच पड़ताल कर सके। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या क्या बोला है अपने लेटर में। लेटर बहुत बड़ा है लेकिन आपको जानने की जरूरत है। 5 जनवरी को शाम 5 से 6 के बीच में जो सीसीटीवी फुटेज है उसे एफएसएल की जांच के लिए भेजा जाए। एफएसएल मतलब फॉरेंसिक लैब में भेजा जाए। हॉस्टल में मौजूद जितनी भी तमाम लड़कियां हैं उनके बयान को सुना और समझा जाए और उनके मिलान भी किया जाए। अब ऐसी चीजें क्यों? 5 से 6 जनवरी आपको याद होगा रोशनी सिंह ने अपने ड्राइवर को 3 दिन बाद भेजा था कि डीवीआर लेके आओ। 3 दिन में अब मान लीजिए उस फुटेज के साथ छेड़छाड़ कर कुछ और कर दिया गया तो इसलिए कहा जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम के पास भेजाओ और लड़कियों से पूछताछ करो।
अच्छा, यहाँ पर जो सेकंड जो चीज़ उन्होंने बताई कि जो हॉस्टल के मकान मालिक हैं मनीष रंजन की पिछले दरवाजे की जो सीसीटीवी फुटेज इस तरीके से नहीं मिल पाए हैं, लेकिन तमाम अलग अलग इलाकों में और भी कहीं कैमरे होंगे तो क्या उसकी भी जांच की जा रही है। आसपास की गली सड़क से सीसीटीवी फुटेज निकालकर मिलान करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जब सीसीटीवी फुटेज आ गया तो मनीष रंजन जिस तरीके से उसने गिरफ्तारी से पहले दावा किया था कि मैं अपनी बेटी की दोस्त की शादी या किसी की रिश्तेदार की शादी में वो उत्तराखंड गया हुआ था, याद है उत्तराखंड, जिस तरीके से अंकिता भंडारी वाला मामला चल रहा था और दावा ये भी किया गया था कि पटना शहर से कई लड़कियों को भेजा जाता है उत्तराखंड में भी 20-20, 25-25 हज़ार में लड़कियां खरीदी जाती हैं। तो ये बात भी कहीं छिपी नहीं है। और मनीष रंजन ने कहा कि जिस रोज उसकी हत्या हुई या जिस रोज उसका रेप हुआ उस रोज हॉस्टल में मौजूद नहीं था गिरफ्तारी से पहले, लेकिन आज भी वो सलाखों के पीछे मौजूद है। अब यहाँ पर जो हॉस्टल संचालिका है, देखिए क्योंकि जो मनीष रंजन जिस हॉस्टल में था वो गर्ल्स पीजी था, लेकिन ये जो हॉस्टल का जो पूरा ग्रुप है इनके पास 4 से 5 अलग अलग हॉस्टल हैं। तो उनकी जो कोऑर्डिनेटर थी, जो मेन यहाँ कहे हैं नीलम अग्रवाल, उनके बेटे आशु अग्रवाल, नाम लेके बता रहा हूँ, चुभ सकती हूँ लोगों को, लेकिन आपका जानना भी जरूरी है कि ये फरार हैं, क्योंकि इनकी सीडीआर की जो लोकेशन है इसको भी निकालने की जरूरत है कि थे कहाँ, क्या कर रहे थे। ये सारी जानकारी एक पिता पुलिस वालों को बता रहे हैं, बल्कि पुलिस को ये पहले ही जांच कर पिता को बता देना चाहिए था कि देखिए हम इस तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, गरीब की बेटी है, इसी तरीके से इनका रवैया है। डॉक्टर सजानंद प्रसाद सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार प्रभात हॉस्पिटल, डॉक्टर अभिषेक, मैं नाम लेके कह रहा हूं, जिस तरीके से एक पिता ने एक सबसे बड़े अफसर को नाम लेकर बताया है कि किस किस की जांच करनी चाहिए, और महिला डॉक्टर जया के मोबाइल की सीडीआर कॉल या कहें सीडीआर लोकेशन के जरिए पता करना चाहिए। ये जो मैं 4-5 डॉक्टरों के नाम बताए, ये सबसे बड़े राजदार हैं। इन्हें असल में पहली बार इन्होंने देखा है उस बच्ची को, जब उसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई। इन लोगों को जो चीजें मालूम होगी वो किसी और को नहीं मालूम होगी, क्योंकि इन्हीं की फर्स्ट हैंड पेशेंट थी वो। पहली बार जिन्होंने इस बच्ची का इलाज किया वो यही सारे डॉक्टर थे, और इन्हीं की रिपोर्ट में कह दिया गया कि नॉर्मल डेथ है, नेचुरल डेथ है, एक तरीके से इस लड़की के साथ कुछ गलत चीजें नहीं हुई हैं। तो ये डॉक्टर्स ने क्यों कहा। दूसरी चीज, जो चित्रगुप्त की थाना प्रभारी रोशनी कुमारी हैं, उनकी तो भूमिका जांच हो गई है, सस्पेंड हो चुकी हैं। अब जो आखिरी जो चीज है, 7 जनवरी को हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने बताया था कि जो हॉस्पिटल में काम करने वाले जो नर्स हैं, डॉक्टर्स तो बोल रहे हैं नॉर्मल है, लेकिन जो नर्स हैं वो बता रही थी उनकी माँ को कि उन बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। अब उस नर्स ने ऐसा क्या देखा जो डॉक्टर इतने पढ़ लिख कर भी नहीं देख पाए अपनी नंगी आंखों से, ये भी पूछा जाना चाहिए उन सफेद कोट पहनने वालों से। 7वीं चीज, जिस तरीके से छात्रा ने जो कपड़े पहने थे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में, वो परिवार को नहीं दिया गया। अब बच्ची का कपड़ा अस्पताल रख के ऐसा क्या करना चाह रहा था, वॉशिंग मशीन में धोना था या सबूत मिटाना था, प्रभात हॉस्पिटल से भी सवाल है। और वो कपड़ा इस पूरे केस की अहम कड़ी था, पता नहीं क्या किया गया। अब ध्यान से सुनिए, जो मैं आपको आखिरी चीज बताने जा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट और आपका दिमाग घूम जाएगा। हुआ क्या, ध्यान से सुनिए, मैं आगे क्या करने जा रहा हूं। 8 जनवरी को सारी जांच रिपोर्ट एक तरीके से कलेक्ट कर ली गई, लेकिन प्रभात हॉस्पिटल ने एक तरीके से ड्रग अब्यूज का, जो जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ड्रग अब्यूज का एक तरीके से जांच पड़ताल की ही नहीं। दरअसल 9 जनवरी को प्रभात हॉस्पिटल के आईसीयू में ड्यूटी लगी थी डॉक्टर अभिषेक की। उन्होंने वायरल मैनिटाइज, मैं स्पेलिंग गलत बोल सकता हूं या मैं उच्चारण गलत हो, लेकिन एक तरीके की दवाई दी जो बताती कि सिर में खून जमने का जो दवा होता है उससे बाहर निकालने के लिए दवा दी जाती है। जो खून का थक्का लगता है उस दवाई को खाने से खून का थक्का निकल सकता था। तो फिर किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि नींद की टैबलेट से वो बेहोश हो गए और बाद में उसकी मौत हो गई। तो ये जो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, ये बिहार पुलिस अगर शुरुआत में ही जांच पड़ताल अच्छे से कर लेती तो हमें वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्ची को इंसाफ मिल जाता। 10 दिन के अंदर जो बिहार पुलिस की एक तरीके से मजाक बनाने का जो काम किया इन पढ़े लिखे लोगों ने, और जो IPS और जो तमगा लगा के बैठते हैं, इनसे सवाल तो बनता है। अब यहां पर एक और जो चीज सबसे अजीब जो चीज इस पूरे मामले में लगी कि शायद बिहार पुलिस जो कार्रवाई कर रही हो किसी राजनीतिक या बड़े चेहरे को छुपाने के बिल्कुल
परफेक्ट स्क्रिप्ट के साथ, जिस तरीके से बॉलीवुड की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, बड़े बड़े चेहरों को जो बचाने का जो काम किया जा रहा है बिहार पुलिस से बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी। अगर मीडिया शांत हो जाती एक पल के लिए भी, याद रखिएगा इस मामले को भद पीट कर किसी और पर आरोप मढ़कर उस लड़की को इंसाफ कभी मिलता ही नहीं। लेकिन वो तो डॉक्टर्स की जांच पड़ताल, फॉरेंसिक रिपोर्ट, एम्स की जो जांच पड़ताल, मीडिया जो पीछे लगी हुई है, तब जाकर ये धीरे धीरे होश में आ रहे हैं। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं इस मामले को दबाने की बहुत जोर से कोशिश चल रही है। जो शंभू हॉस्टल के से जुड़े लोग हैं, जैसे संचालक, स्टाफ या भवन से जितने भी जुड़े किरदार हैं, उनकी जो भूमिका है वो बहुत सीमित कर दी गई। मसलन के लिए उन्हें रिमांड पे नहीं लिया गया, कस्टोडियल पूछताछ नहीं हुई है उनसे, सीसीटीवी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, और इस पर जो पूरा जो दबाव है वो जहानाबाद, गाड़ी को घुमाओ जहानाबाद, हत्या तो चाकू मारा पटना में और पहुंच गए जहानाबाद, और परिवार पर दबाव बना दो कि अरे आपने अपनी बेटी के साथ गलत क्या किया, कैसे हो गया। अरे बेटी के साथ अगर परिवार ने किया होता तो बेटी चल के आई है पटना में रुकती भी है, उसके बाद वहां पर कुछ चीजें होती तो आपको पहले पटना में तो पता करना पड़ेगा कि असल में उसके साथ क्या हुआ। अगर रेप हुआ तो कहां पर हुआ, बंद हॉस्टल के अंदर हुआ, एम्बुलेंस में हुआ या हॉस्पिटल के अंदर, यही मेन चीज तो पता नहीं लगा पा रही। वहां से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ रहा है समझने के लिए कि वहां पर हुआ क्या है। दूसरी चीज यहां पर जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि शुरुआत में कुछ ऊपर तक के नाम सामने आए थे जिसकी चर्चा राजनीतिक तौर पर भी है। जिस तरीके से पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, तमाम लोगों ने कहा कि वो जो बड़े बड़े जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से आते हैं, और हॉस्टल के बाद, गर्ल्स हॉस्टल के बाद इन गाड़ियों का, इन नेताओं के बेटों का या अमीर लोगों के बेटों का क्या जरूरत है, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। एक हॉस्टल का मामला नहीं है, पटना शहर के पूरे का मामला है। अब इस पूरे मामले में एंट्री हुई है सीआईडी। जो आप टीवी पे सीआईडी देखते थे उस तरीके की सीआईडी नहीं, ये एक बेहतरीन ऑफिसर्स हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि सीआईडी से भी कुछ हो नहीं पाएगा। एसआईटी तो बना दी गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, अब उससे भी काम नहीं हो पा रहा, सीआईडी से भी काम नहीं हो पाएगा, जो जहां तक हमारा अंदाजा है। लेकिन अगर इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए तो बिहार पुलिस को इससे दिक्कत क्या होगी? बिहार पुलिस को इससे दिक्कत होगी, सबसे पहली चीज कि वो कितने नाकारा हैं, कितने नाकाम हैं, ये पूरी दुनिया को पता लग जाएगा, क्योंकि दो एजेंसी से काम हो नहीं पाया। अगर सीबीआई आ गई और पटना में जिस तरीके से नाक के नीचे ये जो पूरा खेल चल रहा है, एक तरीके से लड़कियों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ब्राइडल ट्रैफिकिंग हो रही है, हमने आपको समझाया भी था कि लड़कियों का आदान प्रदान हो जाता है, लड़कियां बेच दी जाती हैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तक में, उसे ब्राइडल शादी के लिए, और बच्चियों को, औरतों को उठा उठा कर दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है। कम पढ़ी लिखी होती है इसलिए वो वापस नहीं आ पाती हैं, उन्हें लगता है कि यही उनकी दुनिया है, और राजस्थान की दूर गांव में 20-20 हजार, 25-25 हजार में लड़कियां बेच दी जा रही हैं। तो ये जो पूरा जो खेल है, पूरा जो नेक्सस है, ये उजागर हो जाएगा, और इसलिए इस पूरे मामले को सीबीआई को देने से भी ये लोग बच रहे हैं, क्योंकि पता कौन चाहेगा कि उनकी गलती उजागर हो जाए और उनकी गलती को पकड़ ले जाए। क्या पता कर्नाटका से, कोई महाराष्ट्र से, कोई केरल से कोई अफसर आकर इस केस की जांच पड़ताल करे, उन्हें तो खेल पता नहीं है जो बिहार पुलिस चुपचाप अपने नाक के नीचे करवा रही है। तो इस चीज से बचने के लिए भी सोचिए जांच का दायरा कैसे चल रहा है। लोकल थाने से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आप समझते हैं एक तरीके से ऐसी टीम होती है जिस पर आप सवाल उठा ही नहीं सकते, इतनी बेहतरीन जांच करते हैं। उनसे भी भद पीट चुकी है, सीआईडी भी आप कुछ दिनों बाद देखेंगे इनकी भी भद पीट जाएगी। ये भी अगर अच्छे अफसर हों तो चाहे इंसाफ दिलवा सकें, लेकिन देखते हैं, वो तो समय बताएगा कि जो इनकी जो जांच पड़ताल है, जो इन्वेस्टिगेशन है, किस तरीके से करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमने जिस तरीके से कहा बिहार पुलिस और पटना पुलिस से कि चील की नजर आपने देखी होगी, और अपने शिकार को किस तरीके से ढूंढता है, हमारी नजर भी इस केस पर है, और जिस तरीके से आप गलती करेंगे वो हमारे लिए शिकार होगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी जांच पड़ताल अच्छे तरीके से करें, उस बच्ची को इंसाफ दिलवाएं। अगर नहीं तो हमारी नजर भी आप पर बनी हुई है और हम सवाल उठाते रहेंगे जो बिहार पुलिस को अक्सर चुपते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग है, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।